ओके, तो आवर टुडे टॉपिक इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। न्यू टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो लास्ट क्लास में वी डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डिफरेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो आज का हम लोग का टॉपिक जो है दैट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या थ्योरी ऑफ एटम। एटम के बारे में सबसे पहला जो आइडिया था, एक्सप्लेनेशन था या थ्योरी था, वो डाल्टन प्रपोज किया अराउंड ठीक है, डाल्टन द्वारा दिया गया। दैट इज अराउंड 1808 में डाल्टन अपना थ्योरी दिया रिगार्डिंग एटम। एटम के बारे में सबसे पहले साइंटिफिकली और सिस्टमैटिकली एक्सप्लेन किया डाल्टन। तो इसके डाल्टन के थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स थे ये क्या था। तो जो फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि जो एटम होता है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम का मीनिंग ये होता है एटम नॉट डिविजिबल ए प्लस टर्म नॉट क्या हुआ, दिख नहीं रहा है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आवाज का ये है क्लियर नहीं है। ओके ओके। अरे ये फिर से ज्वाइन कर लो ना, हमारे तो आ रहा है आवाज। ओके, हाँ, फिर फ्रेश से भी ज्वाइन करने से होगा। हमारे यहाँ कभी पे कभी clear है। नेटवर्क का इश्यू रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो एटम है ये एटम से बना हुआ है। एटम दो वर्ड यानी कि नॉट डिविजिबल। ए मीन्स नॉट डिविजिबल। एटम डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल। यानी इसको दूसरे रूप में ऐसे कर सकते हैं कि एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम जो होता है इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, smallest particle of matter। या इसी को कहेंगे कि मैटर इज कंसिस्ट ऑफ एटम। मैटर किसका बना होता है? एटम का बना होता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट था डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी का। देखिए जो सेकंड पॉइंट है कि किसी एलिमेंट के जितने एटम होते हैं आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट are identical by mass and size। किसी एलिमेंट के जितने एटम्स होते हैं वो एक समान होते हैं, इक्वल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, मास और साइज सेम होता है। ये इसका सेकंड पॉइंट आता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि जो कंपाउंड होता है वो एटम के कॉम्बिनेशन से बनता है। यानी कंपाउंड आर फॉर्म by combination of atom in in definite ratio or fixed ratio। combination of atom in fixed ratio and simple ratio। फिक्स और सिंपल रेशियो में कॉम्बिनेशन से बनता है, कंपाउंड बनता है। ये एक पॉइंट था डाल्टन्स का। और नेक्स्ट है जो केमिकल रिएक्शन होता है और अरेंजमेंट ऑफ एटम है। केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन भी एटम के फॉर्म में होता है। केमिकल रिएक्शन में जो है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन या इन केमिकल रिएक्शन देयर इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। रीअरेंजमेंट होता है
रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है और फिर क्या बनता है, न्यू कंपाउंड बनता है। हाँ ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और ये कंबाइन करके H2O बन रहा है। तो देखिए जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है, तो इसमें एटम पर हाइड्रोजन जो एटम है, हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है, ये टूट करके हाइड्रोजन एटम बनाता है, प्लस ऑक्सीजन भी एटम भी जो टूट कर जो ऑक्सीजन एटम बनाता है, और फिर ये कंबाइन करके H2O बनता है। यानी कि ऑक्सीजन जो है दो हाइड्रोजन से कंबाइन करता है, तो एटम के रूप में जब स्प्लिट होता है, हाइड्रोजन एटम के रूप में जब स्प्लिट होता है, तो एटम बहुत रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। एटम बहुत रिएक्टिव होता है। फिर टू एटम हाइड्रोजन का कंबाइन विथ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, और ये फिर हमारा वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। लेकिन इसमें बहुत सारे लिमिटेशन भी हैं, बहुत सारे लिमिटेशन है। तो इसमें लगभग एक्सेप्शन है, लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है। जैसे पहला पॉइंट में हम लोग कहते हैं कि एटम स्मॉलेस्ट है, लेकिन बाद में डिस्कवर किया गया कि एटम से भी छोटा पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि किसी एक एलिमेंट के एटम जो है सिमिलर तो होते हैं लेकिन डिफरेंट भी हो सकते हैं, जिसको आइसोटोप्स के जानते हैं, आइसोटोप से जानते हैं, है ना। या दो एलिमेंट के एटम का मास सेम नहीं हो सकता है, ये भी इसके डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी का ही है। लेकिन आइसोबार में डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन मास सेम हो जाता है। तो डाल्टन्स को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में आइडिया नहीं था, आइसोटोप्स के बारे में आइडिया नहीं था, आइसोबार के बारे में आइडिया नहीं था। तो ये सब लिमिटेशन है। नेक्स्ट पेज में हम लोग लिमिटेशन की बात करेंगे, क्या क्या लिमिटेशन है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। चलिए नेक्स्ट पेज। एटम के बाद आपने क्या लिखा है? हाँ एटम के बारे में। जी सर। एटम जो है ना, एटम के बारे में सबसे पहला एक्सप्लेनेशन डाल्टन दिया था 1808 में। और ये सारे डाल्टन्स के पॉइंट हैं कि एटम जो है डिविजिबल नहीं है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ठीक है ना। और एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के जितने एटम होते हैं सब आइडेंटिकल और इक्वल होते हैं मास और साइज के रिस्पेक्ट में। कंपाउंड हमेशा जो है फिक्स और सिंपल रेशियो ऑफ एटम में कंबाइन करके कंपाउंड बनता है, और केमिकल रिएक्शन में एटम का रीअरेंजमेंट होता है। चलिए नेक्स्ट पेज हम लोग मूव करेंगे। ये जो लिमिटेशन है, ड्रॉबैक है, लिमिटेशन बोले, लिमिटेशन या फिर ड्रॉबैक जो है कि ड्रॉबैक है, लिमिटेशंस हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी जो है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के क्या क्या लिमिटेशन है। तो इसमें ये कह रहे थे कि एटम जो है कंसिस्ट ऑफ, एटम बना होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। डाल्टन का कि एटम डिविजिबल नहीं है, एटम स्मॉलेस्ट है, बट एटम इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है, ये डिविजिबल है। सेकेंड पॉइंट जो है कि डाल्टन्स कहा कि एटम्स के जितने भी एलिमेंट के जितने एटम है इक्वल होते हैं, लेकिन आइसोटोप्स हैं, आइसोटोप्स बोले तो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है इसके एटम अलग अलग होते हैं। तीन तरह के एटम पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो इसका मास अलग है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो ये एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम हो गए। डाल्टन कहा कि एक एलिमेंट के जितने, हाइड्रोजन एलिमेंट के जितने एटम होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, इक्वल होंगे, मास सबका इक्वल होगा। लेकिन ये जो आइसोटोप्स हो गया, ये एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन के ही है, लेकिन इसका डिफरेंट मास है। इसका क्या हो गया, डिफरेंट मास हो गया। डाल्टन कहा नहीं, हाइड्रोजन के जितने एटम होंगे उनका मास इक्वल होगा, आइडेंटिकल होगा, लेकिन हाइड्रोजन के तीन तरह के एटम पाए जाते हैं, एक का मास 3 होता है, एक का मास 2 होता है, एक का मास 1 होता है, इसी को आइसोटोप्स कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में भी डाल्टन को नहीं कहा। बोलिए
तो किसी एक एटम का मैक्सिमम कितना मतलब आइसोटोप या फिर आइसोबार हो सकता है? ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई जो है कि काउंटिंग भी नहीं है। हाँ, नेचर में जो पाया गया है बस उसी को हम लोग डिस्कवर करते हैं, ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो नेचर में देखते हैं कि उसका किस रूप में प्रेजेंट है नेचुरली, बस उससे पता चलता है। तो लिमिटेशन में जो है कि एटम जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बना है। आइसोटोप्स होते हैं यानी कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम होते हैं। आइसोबार होते हैं यानी कि एलिमेंट तो डिफरेंट है लेकिन मास फिर सेम हो जाता है। ये भी डाल्टन के हिसाब से सही नहीं है कि डिफरेंट एलिमेंट के मास डिफरेंट होते हैं, लेकिन यहाँ डिफरेंट एलिमेंट है, मास जो है कि सेम हो गया। आइसोबार के बारे में कंसेप्ट नहीं था। फिर जो है कुछ जो है कंपाउंड है वो डिफिनिट या सिंपल रेशियो में नहीं होता है, नहीं, यानी कि सम कंपाउंड ऐसा नेचर में पाया जाता है, सम कंपाउंड डू नॉट बियर सिंपल रेशियो, डू नॉट बियर सिंपल रेशियो उनका नहीं होता है, सिंपल रेशियो नहीं होता है। जबकि डाल्टन की सिंपल, फॉर एग्जांपल देखिए Fe ये 0.96 है और एक ऑक्सीजन एटम है, तो ये फ्रैक्शन में हो गया, डेसिमल में हो गया, और ये वेरिएबल भी होता है। तो इस तरह के कंपाउंड को नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। सर ये लास्ट में FC ये क्या, ये फिर से बताएं। हाँ, ये लास्ट लाइन में जो FC क्या लिखा वो बताएं एक बार। लास्ट में ये 4 नंबर, हाँ, यस सर। इसमें लिखे सम कंपाउंड डू नॉट बियर सिंपल रेशियो, सम कंपाउंड डू नॉट बियर, हाँ कुछ कंपाउंड सर वो एग्जांपल दिखाइए ना। एग्जांपल जो है ना, एग्जांपल हाँ एग्जांपल जो है ना Fe है, एग्जांपल जो लिखा हुआ है ना आयरन Fe, फिर 0.96 और फिर ये ऑक्सीजन है, ये एग्जांपल। सर 0.96 के बेस में है। हाँ बेस में है, जैसे कि लिखते हैं ना ऐसे सब चीज बेस में होता है, जैसे Fe2O3 ये सब बेस में होता है ना फॉर्मूला के। हाँ बेस में है, बेस में। सर ये क्या लिखा, नॉन स्टोइकोमेट्रिक, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड, जिसमें रेशियो सिंपल नहीं होता है ना, उसको नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं। या फिर जो है ये भी देखा गया। सर ये स्पेलिंग थोड़ा बताइए ना। हाँ कौन सा? वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक। देखिए यहाँ बस इतना ही जानना है कि ये जो रेशियो जो है ना ये फ्रैक्शन में, सिंपल नहीं है, तो इस तरह के कंपाउंड को नॉन स्टोइकोमेट्रिक नाम दिया गया, बस इतना ही है। सर वो स्पेलिंग थोड़ा समझ नहीं आ रहा। कौन सा? STO है या फिर A है? अच्छा ये वाला, ये है STOI, स्टोइकोमेट्रिक। स्टोइकोमेट्रिक आपके लिखा है जो है कि यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कंपोजिशन, वही वाला वर्ड है। तो ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड होता है। और लास्ट जो पॉइंट है कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट, न्यू एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वन एलिमेंट, ये भी जो है डाल्टन के हिसाब से ऐसा पॉसिबल नहीं था, लेकिन वन एलिमेंट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू एलिमेंट, तो ये भी जो है डाल्टन के हिसाब से पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज के डेट में रेडियो एक्टिविटी होता है, रेडियो एक्टिविटी के हेल्प से ये किया जा सकता है। रेडियो एक्टिविटी के हेल्प से इसको पॉसिबल है, एक एलिमेंट को हम लोग दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस इज विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो ये लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी था, लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यहाँ तक लिखिए, कुछ डाउट है तो बोलिए, अदरवाइज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट। का एग्जांपल दीजिए ना। किसका एग्जांपल? 5 नंबर। 5 नंबर का एग्जांपल
5 नंबर का एग्जाम्पल देखिए, रेडियो एक्टिविटी होता है ना, जैसे कि यूरेनियम है, ये टूटकर नया एलिमेंट बनता है, नहीं ये नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली भी होता है, नहीं एल्यूमिनियम टूटकर ये पूरा सीरीज होता है, नहीं डिफरेंट डिफरेंट इससे एलिमेंट जो है कि अपने आप ही टूटता है और आर्टिफिशियली भी करा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रेडियो एक्टिविटी टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सब डिस्कस करना है कि यूरेनियम टूटकर जो है कि बर्केलियम बनाता है और बहुत सारे एलिमेंट में ये ट्रांसफॉर्म होता है। तो इसका पूरा सीरीज होता है, कैसे कैसे टूटता है, कौन से एलिमेंट किसमें टूटेगा। एक एलिमेंट है टेक्नेशियम, टीसी। तो ये जी के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट कौन सा है। फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट टेक्नेशियम, इसी का एग्जाम्पल है। तो लैब में इसको रेडियो एक्टिविटी से बनाते हैं, नहीं फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट इज टीसी, टेक्नेशियम, टेक्नेशियम। ठीक है ना। मैनमेड या आर्टिफिशियल एलिमेंट कह सकते हैं। फर्स्ट आर्टिफिशियल और मैनमेड एलिमेंट है। फर्स्ट आर्टिफिशियल और मैनमेड लैब में बनाते हैं रेडियो एक्टिविटी के हेल्प से। मैनमेड जो एलिमेंट है दैट इज टीसी, टेक्नीशियम। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? यस सर। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग का होगा, न्यू टॉपिक जो है हमारा एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो जो नया टॉपिक हमारा एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, देखिए एटॉमिक मास किसको कहेंगे, तो मास ऑफ एन एटम जो होता, एटॉमिक मास जो होता है, जो एटॉमिक मास है दैट इज मास ऑफ एन एटम, और जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज मास ऑफ एन मॉलिक्यूल। देखिए जो एटॉमिक मास होता है, दिस इज एटॉमिक मास इज मास ऑफ एन एटम। एक एटम का मास जो है एटॉमिक मास है। और जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास ये मास ऑफ ए मॉलिक्यूल को कहते हैं। दिस इज मास ऑफ ए मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, ठीक है ना। और देखिए एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों जो है हम लोग किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, तो इसका यूनिट होता है AMU, या इसको U भी बोलते हैं इसका, या एटॉमिक मास भी जो है इसका भी यूनिट क्या हो जाता है AMU, AMU, या फिर इसको U भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, देखिए AMU जो यूनिफाइड यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, बहुत स्मॉल होता है तो बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। या यू का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास इसको बोलते हैं। और एग्जाम्पल की अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन की बात करेंगे, ठीक है ना। या यहाँ पर ले रहे हैं, एटम के पास ले रहे हैं एग्जाम्पल इसका, कि अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल बात करें एटॉमिक मास, फॉर एग्जाम्पल जो है कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ जो कार्बन है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन यानी एक एटम, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन की बात करेंगे तो इसको कहते हैं 12 AMU, ऐसे होता है। या फिर इसको बोलेंगे 12U। अब वैसे ही एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 की बात करेंगे, नहीं इसमें एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, या वाटर की बात करेंगे तो ये हो जाता है 44 AMU, या U कहेंगे। या फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर की बात करेंगे
तो ये हो जाता है 18U या 18AMU, ऐसे हो जाता है 18AMU, ऐसे हो। सर हाँ पर बोलिए। अभी लेटेस्ट स्टैंडर्ड कर दिया है ना यू को। हाँ यू अब सिंपल में हो गया, यूनिफाइड मास इसका फुल फॉर्म होता है। दोनों यूज कर सकते हैं, एमयू भी लिखता है, जैसे एनसीईआरटी में आपको यू ही लिखा है मैक्सिमम, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका, और शॉर्ट फॉर्म हो गया। दोनों यूज कर सकते हैं। सर डिफरेंस ठीक है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहा है? डिफरेंस क्या मतलब बोलने मतलब अगर हम लिखना चाहे कि ये डिफरेंस है तो उसे हम कुछ लिख सकते हैं ऐसे। हाँ फिर बोलिए, आपका आवाज ये हो रहा है, क्रैक हो रहा है। सर डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में कि मुझे डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस, डिफरेंस Yes, है। sir. अच्छा अच्छा, डिफरेंस, हाँ ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग समझ रहे हैं। कहने का मतलब देखिए, ये एटम का मास है, और मॉलिक्यूल क्या होता है, एक से ज्यादा एटम होते हैं। जैसे कि वो CO2 की बात की, CO2 मॉलिक्यूल की बात की, तो इसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन सारे एटम के मास को ऐड कर देंगे तो ये मॉलिक्यूल का मास हो गया। इसका 12 AMU, 16 ऑक्सीजन का 16 AMU, ऑक्सीजन का 16 AMU, तो इसको ऐड कर देंगे तो टोटल 44 AMU हो गया। कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें एटम, एक एटम की बात करते हैं सिंगल एटम, और मॉलिक्यूल क्या होता है, एक से ज्यादा एटम कंबाइन करके डबल। मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उस सब एटम के मास को एक साथ ऐड कर देंगे तो ये मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। कि मॉलिक्यूल सर किसका बना, मतलब सेम एकदम मैं बोलूं एक बार सेम ही है। उसमें अगर एक है, बस एक एटम है तो हम उसे मतलब एटॉमिक मास के ऊपर उस हिसाब से लेंगे। और एकदम अगर एकदम। दो है मतलब एटम नंबर ऐसा। हाँ ऑक्सीजन 2 है तो 2 बार ऐड कर देंगे, 2 मास इसका जो ऑक्सीजन का 16 + 16 ऐड करेंगे ऐसे। तो और नंबर ऑफ एटम पे डिपेंड करेगा। एकदम एकदम। तो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल किसका बना होता है, एटम का बना होता है, तो एटम के मास को ऐड कर देंगे। और एटॉमिक मास जो है, एटम किसका बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बना होता है, तो इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास को ऐड कर देते हैं तो एटम का मास आता है। और एटम के मास को ऐड कर देते हैं तो मॉलिक्यूल का मास मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा इसको और जूम करेंगे, एटॉमिक मास को थोड़ा सा और डिटेल से समझेंगे। नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव कर रहे हैं, बोलिए। सर हम लोग एटॉमिक मास को प्लस करके मॉलिक्यूलर मास को निकालते हैं। हाँ एटॉमिक मास को ऐड करके मॉलिक्यूलर मास को निकालते हैं। प्रीवियस पेज देखिए, ये है, ये फर्स्ट पेज था, ये सेकंड पेज, ये थर्ड पेज हमारा था। तो एटम के मास को एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास। एटम के मास को ऐड जब करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास आ जाता है, जैसे CO2 का मास। और एटम का मास किससे आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मास को ऐड करते हैं तो एटम का मास आता है। तो नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा इसको और डिटेल से समझते हैं। सर हाँ बोलिए। सर एटम का मास तो सर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करने से एटम का मास आता है ना, क्योंकि सर बोलते हैं कि सेल का जो मास है उसका न्यूक्लियस पे डिपेंड होता है, न्यूक्लियस में तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एकदम एकदम वही, अब हम नेक्स्ट पेज में वही हम लोग समझेंगे पूरा डिटेल से। वही है एग्जैक्ट, सही है आपका काम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव कर रहे हैं कि जो एटॉमिक मास है इसको समझते हैं थोड़ा सा। जो एटॉमिक जो मास होता है, एटॉमिक मास क्या बोलिए, हाँ बोलिए। सर सॉरी, थोड़ा एक बार प्रीवियस पेज थोड़ा दिखा दीजिए सर। प्रीवियस पेज, ठीक है। थैंक यू सर। तो नेक्स्ट पेज में ये कह रहे थे कि एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम। और एटम का मास किससे आता है, मास एटम किसका बना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का बना होता है, और किसका, प्रोटॉन का बना होता है, और क्या है, न्यूट्रॉन होता है। तो एटम का जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन का सम होता है। तो फिर एक एग्जांपल एक बार वही लेते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, नहीं हम बात करेंगे कि एटॉमिक जो मास होता है
एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है। देखिए कार्बन जो है, कार्बन एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो कार्बन एटम में जो है 12 और 6 यानी कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें जो है कि 6 जो है कि प्रोटॉन होता है, और इसमें 6 जो है क्या होता है, न्यूट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन होता है। तो एटम का जो मास लेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ऐड करना होता है। एटम का जब मास लेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ऐड करना होता है। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें देखिए मास ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है। सर एटम का इलेक्ट्रॉन भी ऐड करना होता है या सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? हाँ सब समझ में आ जाएगा, अभी समझिए यहाँ पर जो अभी देखिए बीच में क्वेश्चन नहीं, देखिए इसमें जो है इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब प्लस क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है। अब क्या है देखिए कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये नेग्लिजिबल होता है। मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है ये नेग्लिजिबल होता है, इसको काउंट नहीं करते, ये नेग्लिजिबल होता है। अच्छा ये नेग्लिजिबल क्यों होता है, देखिए इसको भी समझिए कि कि मास ऑफ जो है कि इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल हम लोग क्यों मानते हैं, नेग्लिजिबल क्यों मानते हैं कि मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक मास के प्रोटॉन के 1837 टाइम्स या लगभग 2000 टाइम्स कम होता है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि मास ऑफ एक प्रोटॉन जो होता है ना 1837 टाइम्स मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मास काउंट नहीं करते हैं या नेग्लिजिबल होता है। बात समझ आया ना, इलेक्ट्रॉन के मास को काउंट नहीं करते हैं या नेग्लिजिबल होता है। क्यों, क्योंकि 2000 इलेक्ट्रॉन लेंगे ना तब वो एक प्रोटॉन के इक्विवेलेंट होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को काउंट नहीं करते। अब समझिए, तो अब बच गया सिर्फ मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इक्वल टू 6 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, लेकिन इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ये नेग्लिजिबल होता है। अब क्या बच गया कि 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अब प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखिए इसमें एक और आप एजम्पशन लेंगे कि देखिए जो मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है ना वो लगभग इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। तो इसको हम लोग फिर ऐसे लिख सकते हैं कि जब दोनों का मास इक्वल है तो इसको लिख सकते हैं 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, या फिर इसी को लिख सकते हैं 12 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, या इसी को लिख सकते हैं 12 इंटू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के पार्टिकल को जो है कि न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो ये तीनों इक्विवेलेंट हो गया, और इसी को हम लोग 12 AMU नाम देते हैं। मतलब ये हुआ कंक्लूजन कि एक AMU का जो मास है ये मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, या मास ऑफ प्रोटॉन जो है मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, या मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, एक न्यूक्लियॉन्स के मास के इक्वल होता है। और इसको इसी को हम लोग 1 AMU नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, 1 AMU। और इसका वैल्यू ग्राम में अगर बात करें ना तो ये हो जाता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ग्राम में इसका मैग्नीट्यूड जो होता है इतना होता है। तो हम लोग एटम के मास जो है देखिए ग्राम में कि बहुत स्मॉल है, 10 टू द पावर -24 है ना, -24 है 1 AMU। तो इसलिए -24 लिखने के बजाय हम लोग सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए एटम और मॉलिक्यूल का मास AMU में यूज करते हैं, दैट इज 12 AMU। क्लियर है यहाँ तक, बोलिए। 12 MP की जगह 12 mm कैसे ले आया? अब यहाँ पर है ना 12 मास ऑफ प्रोटॉन, या इसी को 12 मास ऑफ न्यूट्रॉन, या इसी को 12 मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस में जो पार्टिकल होता है ना, दैट इज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसी को मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? वो सर
1 AMU equals to MP MN, ये लाइन। हाँ, ये मास ऑफ वन प्रोटॉन, मास ऑफ एमपी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, और ये इक्वल होगा मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, एमएन क्या है, न्यूट्रॉन का मास, और ये इक्वल होगा मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यहाँ भी तो लिखे हैं इलेक्ट्रॉन के मास को एमई, प्रोटॉन के मास को एमपी, न्यूट्रॉन के मास को एमएन, ऐसे तो लिखे हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, नेटवर्क इशू होगा, वीडियो अच्छा से फिर एक बार देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ इसमें पूछना है, क्लियर है ना, बोर्ड पर तो दिख रहा है ना, साफ साफ सब चीज तो लिखा हुआ है सिंपल फॉर्म में एकदम। यस सर। हाँ, और 1 AMU is equal to 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम है क्या? हाँ, हाँ, 1 AMU का ये ग्राम में वैल्यू होता है 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम, ये 1 AMU का वैल्यू है। सर ये फिक्स वैल्यू है? ये फिक्स वैल्यू है? हाँ, एकदम फिक्स है, एकदम फिक्स है, ये फिक्स है, इसको याद रखो। तो देखिए, तो हम क्या कह रहे थे कि मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन या मास ऑफ वन कार्बन एटम जो है, एक कार्बन एटम क्या होता है, तो कार्बन एटम में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है, और फिर इसमें 2 सेल है, और सेल में इलेक्ट्रॉन होता है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड सेल में जो है कि 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है ना, यही एटॉमिक मास ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है, तो बच गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 12, ये इक्वल होगा किसके, मास ऑफ 12 प्रोटॉन, या मास ऑफ 12 न्यूट्रॉन, या मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स, या इसी को 12 AMU, यानी 1 AMU इक्वल टू क्या हो गया, 1 मास ऑफ 1 प्रोटॉन के इक्वल होगा, या मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होगा, या मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इक्वल होगा। और ग्राम में इसका वैल्यू याद रखना है 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट पेज में मूव करेंगे। तो ये हो गया कि एक्चुअली मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना, मास ऑफ, हाँ ये क्या बोले जाए कि, हाँ कुछ एग्जांपल और ले लेंगे कि एटॉमिक मास अगर बात करेंगे, एटॉमिक मास, ठीक है ना, एटॉमिक मास कार्बन कितना बताए, तो ये 12 AMU। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसमें 8 प्रोटॉन होता है, और इसमें 8 न्यूट्रॉन होता है, तो ये तो नेग्लिजिबल है ना। और 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन इक्वल टू 16, और 16 जो है कि मास ऑफ जो है कि प्रोटॉन, या 16 इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, या इसको 16 AMU हम लोग लिखेंगे, 16 AMU। वैसे ही हाइड्रोजन का मास जो है आपका 1 AMU हो गया, नाइट्रोजन का मास जो है 14 AMU हो गया, 14 AM। हाँ ये एटॉमिक मास हो गया। वैसे ही मॉलिक्यूल का एग्जांपल अगर हम लोग ले, मॉलिक्यूलर मास का, मॉलिक्यूलर मास अगर हम बात करें, मॉलिक्यूलर मास का बात करें, तो फॉर एग्जांपल जैसे CO2 हो गया, CO2, तो ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो इसका 12 AMU प्लस 16 AMU प्लस 16 AMU, तो ये टोटल जो है कि 44 AMU, या इसी को 44 U भी लिख सकते हैं, यूनिफाइड मास U भी लिख सकते हैं। वैसे ही सेकेंड एग्जांपल वाटर अगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, सॉरी, और जो है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो ठीक है ना, 1 AMU और प्लस 1 AMU और प्लस 16 AMU, तो ये टोटल जो है कि 18 AMU आ गया, या इसी को हम लोग 18 U लिख सकते हैं। तो दिस इज एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट पेज में मूव करें। यस सर। हाँ सर। सर प्रीवियस पेज एक बार दिखा दीजिए सर। सर स्क्रीनशॉट नहीं मारा।
चलिए प्रीवियस पेज है, ये इसका नेक्स्ट पेज है। चलिए नेक्स्ट पेज में हम ये कह रहे हैं कि अब आप बताइए कि मास, एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है, कितना होता है 12 AM 12 AMU या 12U। चलिए AMU लिख ले, AMU हो गया। अच्छा इसका एटॉमिक मास ऑफ कार्बन अगर ग्राम में पूछे, ग्राम में एटॉमिक मास ऑफ कार्बन ग्राम में, तो 12 ग्राम है ना, 12 नहीं 10 to the power 12 ग्राम नहीं कहेंगे, 12 AMU है ना, तो इसको लिखेंगे 12 इंटू AMU को ग्राम में चेंज 10 करना to the power 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। 24 कितना ग्राम हो गया, बहुत कम है, बहुत कम है। इसको तोड़ेंगे ना तो 0.00000000 बहुत जल लेना होगा। तो इतना स्मॉल हो गया एक एटम का मास, कार्बन का एक एटम का मास, ठीक है ना। अच्छा इसी को अगर हम लोग एक मोल एटम नहीं, अगर हम बात कहें, यहाँ थोड़ा समझना है, आगे हम लोग पढ़ना है मोल क्या होता है। अगर बात करें कि मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ कार्बन, 1 मोल एटम ऑफ कार्बन, 1 मोल एटम ऑफ कार्बन, इसको समझिए थोड़ा। 1 मोल एटम ऑफ कार्बन का मतलब क्या हुआ, कितना एटम हो गया 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, इतना एटम हो गया। ओके अगर हम लोग बात करें कि मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 मोल एटम, देखिए 1 मोल एटम ऑफ कार्बन कहने का मीनिंग क्या है, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ कार्बन। और 1 मोल कितना संख्या को कहते हैं, ओगाडो नंबर। ये कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। इतना जो एटम्स होगा कार्बन का, ये 1 मोल होता है। क्लियर है ना, 1 मोल एटम का मतलब इतना एटम, यानी कि ये मिलियंस ऑफ बिलियंस, उससे भी ज्यादा होगा, ये कम नहीं है। तो इतना जो है एटम का मास कितना होगा, तो देखिए एक एटम का मास जो है दिया है AMU में या फिर ग्राम में भी दिया हुआ है, तो ग्राम का मास लेते हैं। 1 एटम का मास हम लोग ग्राम में बताना चाह रहे हैं कि 1 मोल एटम का मास ग्राम में कितना होगा। तो एक एटम का मास तो गिवन है, तो 1 मोल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एटम का मास पता है, एक एटम का मास हमारा इतना है, एक एटम का मास इतना है ग्राम, 12 इंटू 1.66 10 का पावर -24 ग्राम। तो 1 मोल एटम के लिए जो है कि इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 मोल एटम का अगर मास चाहिए, और 1 मोल एटम का मास हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। 1 मोल सर मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ कार्बन, ये क्या फिक्स्ड वैल्यू है 6.022? ये देखिए, ये जो नंबर है, ये क्या है, ये नंबर है, ये क्या है, नंबर है। और इसको, इस नंबर को नाम देते हैं, आप लोग सुने हैं कि नहीं, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर होता है। जैसे एक डजन में कितना होता है, एक डजन कितना होता है 12 होता है, 12। तो बस सिंपली ये केमिस्ट्री का एक नंबर है जिसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं, ये आगे नाम बहुत कुछ है, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। जैसे एक दर्जन में जो है कि 12 होता है, तो एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। कोई भी इतना संख्या में होगा, चाहे एटम, चाहे मॉलिक्यूल, चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, स्टूडेंट, इतना कुछ भी होगा, या पॉपुलेशन, उसको एक मोल कहेंगे, एवोगाड्रो नंबर कहेंगे। ठीक है, तो एक एटम का मास तो ग्राम में पता है ना, तो 1 मोल एटम का अगर मास निकालना है किसमें, ग्राम में हमको अगर एक्सप्रेस करना है, ग्राम में एक्सप्रेस करना है, तो 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर से इसको गुणा कर देंगे, 1 मोल से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 मोल कितना होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ये 1 मोल हो गया। एक एटम का मास कितना है 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, और ये सब किसमें आ रहा है, ग्राम। 12 क्यों? ये सब किसमें सर आएगा, ये सिर्फ 12
कार्बन का वो है। ये कार्बन का एक एटम का मास है, कार्बन का एक एटम का मास है इतना ग्राम है 12 AMU, या AMU को हम लोग ग्राम में लिख दिए, ग्राम में यहाँ लिखे तो इतना ग्राम हो गया। अब एक मोल एटम या 10 कार्बन एटम या 100 कार्बन एटम या 1000 कार्बन एटम या एक मोल कार्बन एटम, तो गुणा कर देंगे, एक एटम का पता है। अब 100 कार्बन एटम का अगर पूछे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 कार्बन एटम का 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मोल कार्बन एटम तो 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दिए, किसमें, मास ऑफ 1 कार्बन एटम में मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए क्या है, हाँ बोलिए। अगर ये 6.02 है तो उसमें 1.6 होना चाहिए ना। 6.02 है, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, देखिए ये 1.6। एक मिनट, ये तो एक मोल हो गया ना, एक मोल का संख्या इतना हो गया, और ये एक एटम हाँ, का मास लिए हैं। देखिए यहाँ पर लिखे ना 12 इंटू 1.66 इंटू, ये अलग है, ये तो AMU का मास होता है ना, 1 AMU का वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। क्लियर है? लेकिन उधर आपने लिखा है 6.022, इधर 6.02, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा ऐसा, अच्छा 2 कर दिए हैं। अच्छा चलिए, ये एडजेक्ट इतना ही होता है, चलिए यहाँ 2 ले लीजिए, ले लीजिए। लेकिन हम लोग कैलकुलेशन में 6 ही लेते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 6.02 लेते हैं, ये एडजेक्ट वैल्यू है। अब क्लियर है ना? और देखिए इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई करके देखिएगा इसका कितना आ रहा है, ये आ जाता है लमसम 12 ग्राम आ जाता है। तो जो हम लोग ग्राम में लिखते हैं ना, ग्राम में ये मोलर मास है, एक मोल का मास होता है। जो भी जब ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे वैल्यू, ऑक्सीजन 12 ग्राम, कार्बन 12 ग्राम, तो ये एक मोल का हो जाता है, इतना एटम का हो जाता है, इतना मॉलिक्यूल का हो जाता है, जिसको हम लोग मोलर मास भी बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास के नाम से जानते हैं। क्लियर है सर? मतलब हाँ, 1 मोल का मास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होता है, और एटॉमिक मास का जो होता है कार्बन या जो भी हो उसका 1.66 इंटू 10⁻20। नहीं फिर बोलिए। 1 मतलब सर 1 मोल का मास उसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होता है। नहीं, ये मास नहीं है, ये नंबर या है। फिर सिर्फ कार्बन का दिया है आपने? ये मास नहीं, ये नंबर है, नंबर है। जैसे 1 दर्जन बराबर 12 पेन हो जाएगा, 12 एग हो जाएगा, नहीं ये मास नंबर है। 1 मोल एटम ये नंबर है, 1 मोल एटम में इतना एटम्स होते हैं, ये संख्या हो गया। और ये एक एटम का मास है ग्राम में, 12 इंटू 1.66 10⁻24, ये एक एटम का मास है ग्राम में। सर ये तो ये एटम नंबर कार्बन कैसे का है? है ना, मतलब हम्म बोलिए। साफ वर्ड से ये कार्बन के अलावा ऑक्सीजन का होगा तो ये अलग होगा ना सर? हाँ, ऑक्सीजन का भी होगा तो वैसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में समझा दे रहे हैं ऑक्सीजन का, ये समझ में आया? 12 के बजाय 12 तो 16 होगा ना, या ये कांस्टेंट रहेगा? ये कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट है, जो भी है, कुछ नहीं वैल्यू चेंज करने नहीं ये नहीं चाहिए, कार्बन का नहीं, मतलब मैंने पूछा अगर ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन का 12 है। हाँ तो ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा ना सर तब? एकदम हाँ वही पूछा। थैंक यू। चलिए देखिए नेक्स्ट पेज में हम ये बता रहे हैं, एक मिनट देखिए कि मान लीजिए यहाँ एक एटम ले लिए, नहीं एटम का ले लिए, एटम ले लिए, यहाँ पर एटम, और यहाँ पर ले लिए एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है ना। एटॉमिक मास किसको बोले, मास ऑफ 1 एटम, ये हो गया मास ऑफ 1 एटम का। एक होता है ग्राम एटॉमिक मास, नहीं ये ग्राम में करना, मास ऑफ एन एटम किस पे ये एक्सप्रेस करेंगे, इसका यूनिट क्या हो गया, AMU होगा, AMU में देंगे। ग्राम एटॉमिक मास, ये क्या हो गया, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, ये क्या हो गया हमारा, मास ऑफ 1 मोल, एक नहीं 1 मोल, मिलियंस ऑफ बिलियंस हो जाता है। 1 मोल ऑफ एटम, इसको कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन ले लिए, तो कार्बन का एटॉमिक मास हो जाएगा 12 AMU और इसका ग्राम एटॉमिक मास होगा 12 ग्राम, ऐसे होगा। अच्छा 12 AMU का मीनिंग क्या बताए? 12 इसको ग्राम में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम हो गया। इसी को जब हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 6.022 into 10 to the power 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 12 ही आएगा, 12 लेकिन ग्राम में अब आ गया भाई। वैसे ही अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 AMU और इसी को ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो ये 16 ग्राम हो जाएगा। ये 1 मोल का मास हो गया। इसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, कैसे लिखेंगे? 16 into 1.66 into 10 to the power -24 ग्राम हो गया और इसको 1 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 into 10 to the power 23। देखिए 24 है 23, ये लगभग आपका 16 ग्राम आ जाएगा, ऐसा होता है। सर मतलब ये कांस्टेंट रहेगा? एकदम इसके साथ भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। हम लोग कैलकुलेशन में हमेशा यही यूज करेंगे। जो हम लोग एटॉमिक मास याद किए थे ना टेबल में, हाइड्रोजन का 1 है ना, बस वही है। बस यहाँ ये समझना है कि एक एटम की बात करेंगे, बहुत सारा एटम का मास बहुत लो होता है, तो इसको AMU में एक्सप्रेस करेंगे, और जब 1 मोल एटम की बात करते हैं तो ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। बस यही यहाँ पर समझना है। हम लोग वही जो नाइट्रोजन का 14, तो वहां पर 14 लिख लिए थे, लेकिन यहाँ ये समझना है एक एटम नाइट्रोजन का लेंगे तो 14 AMU होगा। 1 मोल एटम हो गया 6.02 into 10 to the power 23, इतना एटम हो गया। 1 मोल एटम लेंगे तब इसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो 1 से जो 20 तक हम लोग याद किए थे एलिमेंट का, तो उसका एटॉमिक मास जो याद किए थे, अगर उसको AMU में लिखेंगे तो एक एटम को रिप्रेजेंट करेगा, अगर ग्राम में लिखेंगे तो 1 मोल, जिसको हम लोग ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। सिमिलरली अगर मॉलिक्यूल लेंगे, देखिए मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूलर मास किसको बोले? एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, तो ये 1 मॉलिक्यूल हो गया। ये कितना हो गया? 1 मॉलिक्यूल हो गया। और इसको किस में एक्सप्रेस करेंगे? AMU में। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसके लिए होगा? कितना मॉलिक्यूल होगा? 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। इतना का मास कितना होगा? तो एग्जांपल लेंगे, जैसे कि CO2 है, CO2 जो कि 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन का बना हुआ, तो इसका 44 AMU आ गया और इसका ग्राम में कितना हो जाएगा? 44 ग्राम हो जाएगा। ये 1 मोल का मास हो गया। वैसे ही वाटर है, H2O है, तो इसका 2 हाइड्रोजन एटम से बना हुआ है, 1 ऑक्सीजन एटम, तो इसका हो गया 18 AMU हो गया। और 1 मोल का लेंगे तो ये 18 ग्राम हो गया। अच्छा, इसमें मतलब सर सिर्फ ग्राम ही कन्वर्ट करना है, नहीं तो और कुछ करना तो नहीं है इसमें? हाँ, कुछ नहीं, इसीलिए इसका नाम कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम में होगा तो ग्राम एटॉमिक मास। ये 1 एटम को हो गया, ये 1 मोल का हो गया। ऐसे समझिए, ये 1 का हो गया, ये 1 दर्जन का हो गया, ऐसे कह सकते हैं। ये एक का प्राइस हो गया, ये 1 दर्जन का प्राइस हो गया। दर्जन और मोल एक ही हुआ, डजन। सर मतलब सिर्फ यूनिट ही चेंज हो रहा है ना? बस यूनिट चेंज हो रहा है। मान लीजिए इसको डेली लाइफ में समझेंगे कि ये एक का या 1 पेन का प्राइस हो गया, ये 1 दर्जन का प्राइस हो गया, 1 दर्जन का वेट हो गया, ऐसे हो गया, और कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है ना? ये डॉली लिखा है यहाँ पे, तो स्टैंडर्ड मतलब ग्राम में लिखा है। हाँ, जब ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो ये मोल को रिप्रेजेंट करता है, इतना नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इतना नंबर के मास को रिप्रेजेंट करता है। देखिए ये एक मॉलिक्यूल हो गया। मान लीजिए ये वाटर का 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, 1 मॉलिक्यूल है, तो 10 मॉलिक्यूल अगर देना है तो 10 जो है कि ये ले लेंगे, 10 मॉलिक्यूल हो गया, 10 मॉलिक्यूल हो गया, लाइक दैट। ऐसा है ना, ऐसा ये एक पेन का कॉस्ट है तो ये 10 पेन, मतलब ये 6.002। हाँ, एकदम इतने मॉलिक्यूल का जो है कि वेट हो गया। वाटर मॉलिक्यूल जो है इतना लेना है संख्या में, और ये छोटा संख्या नहीं है। इससे क्या पता चलता है? एटम और मॉलिक्यूल का मास बहुत कम होता है, ये छोटा नंबर नहीं है। ये नंबर कितना है? 6022 जो है कि 3 हो गया ना, और 3,
और 20 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ये छोटा नंबर नहीं है, ये 1 मोल इतना को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का। इसी को हम लोग ग्राम में जब एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास जिसको एमयू में एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, इसको ग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ग्राम में देखिए कितना कम नंबर होगा, 18 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। ये कितना लो वैल्यू है ना, 10 टू द पावर -24 बहुत लो है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 18 इंटू 1.66 और डिवाइड करेंगे किससे, 24 जीरो ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 इतना जो है कि लो वैल्यू आ रहा है, ऐसे समझिए। तो एमयू बहुत लो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ग्राम जो है जब 1 मोल हो जाता है उसका मास बताता है। तो ठीक है ना, टाइम कितना है, टाइम लगभग शायद एंड होने वाला 5 मिनट खत्म है, टाइम खत्म है, टाइम खत्म है। खत्म है। हाँ, ओके। तो हम लोग आज क्या देखें कि एटॉमिक मास क्या होता है। इसको शॉर्ट में एम लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। सर पहले वाला पेज थोड़ा दिखाइए। हाँ, एटॉमिक मास। और ये जो मास होता है, हो गया सर। तो आज क्या देखें, एटॉमिक मास। इसको अब आगे हम लोग एम लिखेंगे। एटॉमिक मास जो है 1 एटम का मास जो है, मास ऑफ 1 एटम, नहीं, मास ऑफ 1 एटम हो गया एटॉमिक मास। वैसे लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास जो है, इसको फुल फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। और ये मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल हो गया, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल हो गया, जिसको हम लोग किसमें एक्सप्रेस करते हैं, एटॉमिक मास का भी यूनिट क्या होता है हमारा, एमयू होता है, एमयू में एक्सप्रेस करेंगे। एटॉमिक मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास को भी हम लोग किसमें एक्सप्रेस करेंगे, एमयू में। ये बहुत छोटा क्वांटिटी होता है, 10 टू द पावर -24 में, इसलिए आसान होता है एमयू के रूप में लिखना। फिर एक बोले ग्राम एटॉमिक मास होता है, मास ऑफ एटम इन ग्राम। एक मिनट, एक्सेस जा रहा है। मास ऑफ एन एटम, आपका ज्यादा टाइम ले लिए नहीं, इन ग्राम। हाँ सर। आप लोग बोले भी नहीं। यस सर। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम। चलिए, एक्सेस हो गया, आज बहुत ज्यादा टाइम ले लिए। चलिए, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आपको थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। Thank you, sir.